बता रहे हैं कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण और आपके अलग होने का भी कारण नीतीश कुमार हैं, लेकिन इसमें आपका परिवार भी तो दोषी है। उसमें मेरे अपनों ने ही मेरी पीठ में खंजर भोंका, मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया। पढ़े लिखे युवाओं का आगे आना बहुत ज़रूरी है। ये गलत है। मूल्यांकन नेता की कार्यशैली के आधार पर होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। और लेकिन सत्ता के जो संघर्ष चल रहा है, सत्ता खातिर जो सेक्रीफाइस लोग करेला, ओकरा में कहल जाला कि समय समय पर स्थिति और परिस्थिति के साथ साथ विचार बदलेला, अपन अपन तरीका बदलेला। ओकरा में सबसे ज़्यादा अगर परंगत केहू के मानल जाला है देश के राजनीति में, जो सत्ता के हमेशा करीब रहले, मौसम वैज्ञानिक भी कहल जाला, रुआ पिताजी के। अब तो वहाँ के नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ अंश रुआ देखले जरूर होखब, और लगातार रुआ देखले होखब कि राजनीति में कोई भी ऐसा दल नहीं है जो उनका बिना सत्ता में रहल होखे। अब वर्तमान परिस्थिति जो आइल बा, वो परिस्थिति में 2020 में जब उनके इंतकाल भइल, ओकरा बाद से लगातार बिहार के राजनीति में परिवर्तन भइल, और रुआ लोग जो एक साथ रही नीतीश कुमार जी के प्रयास, जैसन कि हमारा जानकारी बा कि नीतीश कुमार जी के ना चाहला के बावजूद रुआ लोग एनडीए से बाहर होके पड़ल। नीतीश कुमार जी चाहले कि रुआ लोग एनडीए में मत रही, और रुआ लोग बाहर हो गई नहीं। ओकरा बाद से एक नया दौर के राजनीति शुरू भइल, और रुआ विजन लेके आई रही बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ साथ का ई कारण रहे कि जौना से नीतीश कुमार जी एक्सपोज होत रहन, जौना के चलते रुआ से दूरी बनावे कोशिश कैले, कि एकरा पीछे और भी कुछ कारण रहे? कारण इसके पीछे एक लंबे समय का रहा है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट तो ज़रूर उनकी नीतियों की पोल खोलता ही है, यकीनन उससे उनको दिक्कत थी, परेशानी थी, पर एक लंबे समय से ये कारण रहा। देखिए, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों के समर्थक वो कभी नहीं रहे, और हमेशा से उनके विरोध में ही मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की राजनीति रही। कारण भी थे कि मुख्यमंत्री जी ने हमेशा दबाव का, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके मेरे नेता के कद को छोटा करने का हमेशा उन्होंने प्रयास किया। 2005 में जब हम लोग 29 विधायक जीत कर आए, पार्टी के विधायकों को तोड़ने की बात हो, या समय समय पर पार्टी के विधान पार्षद हों, पार्टी के सांसद हों, उनको तोड़ने की बात हो, या फिर मेरे नेता के बढ़ते राजनीतिक कद को छोटा करने के लिए नीतिगत जो फैसले लिए गए, दलित महादलित करना, जिसमें पासवानों को बस अलग छोड़कर बाकी तमाम अनुसूचित जातियों को एकजुट कर उनको महादलित कहकर और उनको उनके नाम पे कुछ योजनाओं की उनसे अलग करने का जो प्रयास किया गया, तो ये तमाम फैसले जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिए गए, ये कहीं ना कहीं हमारे नेता के विरोध में ही लिए गए। और यही कारण था, कभी भी मेरे नेता, मेरे पिता कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समर्थक रहे नहीं, और कभी उन्होंने उनके साथ राजनीति नहीं की। 2014 में भी बाबा, कारण हम लोगों का एनडीए गठबंधन में आने के सबसे प्रमुख कारणों में से एक कारण ये भी था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तब तक इस गठबंधन से बाहर जा चुके थे। 2013 में वो अलग हो गए थे प्रधानमंत्री जी के। जहाँ तक मेरी जानकारी है 2017 में भी आप लोगों ने जब वो वापस आ रहे थे तो अपोज किया था। बिल्कुल, हम लोगों ने अपोज किया था, और मेरे नेता उस वक्त एनडीए गठबंधन से बाहर आना चाहते थे 2017 में, और हम लोगों ने औपचारिक तौर पे प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के समक्ष भी हम लोगों ने रखा था, और उस वक्त के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के सामने हम लोगों ने रखा था कि हम लोग सहज नहीं हैं, और पापा ने स्पष्ट कहा था कि अगर नीतीश कुमार जी हैं तो हम लोग इस गठबंधन से हम लोग बाहर जा रहे हैं। उस वक्त गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप करने के बाद, और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि भाई वो एक अलग अलायंस है आप लोग का, हमसे अलायंस है, आप लोग हम लोग के साथ रहिए। तब साहब पापा उस गठबंधन में रहने के लिए माने, और उसके बाद उनका स्वभाव ऐसा था कि जिस भी वो गठबंधन में रहते हैं कि ईमानदार अलाई की भूमिका हमेशा हमारे नेता ने निभाने का काम किया। हम लोगों ने प्रयास किया मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग के संबंधों को बेहतर करने का। मेरे नेता जब भी पटना आते थे मुख्यमंत्री जी से मिलने जाते थे, पर उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का बर्ताव मेरे पिता के साथ रहा, जिस तरीके से उनको हर कदम पर अपमानित करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। 2019 में हमारे तमाम सांसदों को हराने का प्रयास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। जितने भी सांसद जो अलग गुट में भी गए, अगर आप उनसे भी पूछें, हर एक सांसद रोज आकर इस बात की शिकायत करता था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पार्टी के विधायक हों, पूर्व विधायक हों, उनके जिला अध्यक्ष हों, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में उनको हराने का प्रयास कर रहे हैं। चिराग जी, आप लगातार नीतीश कुमार जी पर हमला कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी की नीतियों के बारे में बता रहे हैं कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण और आपके अलग होने का भी कारण नीतीश कुमार हैं, लेकिन इसमें आपका परिवार भी तो दोषी है। आपको याद होगा कि ये बातें पहले भी हमारे आपके बीच में हो चुकी थी कि इस तरह की कोई नीतियां चल रही हैं जिसमें आपके परिवार के लोग ही आपको धोखा देने जा रहे हैं।
आखिर इसमें परिवार का दोष है या फिर नीतीश कुमार जी जिस तरह से पूरा प्लान किए, जैसा कि आप लगातार कहते आ रहे हैं, उसका दोष था? बाबा देखिए, पूरी तरीके से अपनों का ही मैं इसमें दोष मानूंगा जी। और इसीलिए जब ये पूरा घटना चक्र घटा भी, तब भी मैंने किसी दूसरे को मैंने जिम्मेदार ठहराया ही नहीं, क्योंकि मैं ठहरा भी नहीं सकता। अगर मेरे अपने मेरे साथ होते तो ना मेरा घर टूटता, ना मेरा परिवार टूटता। मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया, इसीलिए ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई। नहीं तो देश में क्या, दुनिया में किसी की ताकत नहीं थी कि रामविलास पासवान जी के परिवार को तोड़ सके या उनके परिवार को वो अलग कर सके। उसमें मेरे अपनों ने ही मेरी पीठ में खंजर भोंका, मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया। अगर मेरे अपने मेरे साथ खड़े रहते, और इसीलिए मैंने कुछ भी हुआ, मैं कैसे मैं उंगली उठाऊं कि भाई मुख्यमंत्री जी ने ऐसा किया। या कई बार मुझसे पूछा जाता है कि भाजपा ने आपका साथ नहीं दिया, आप हनुमान बने फिरते थे, राम नहीं आए। पर मैं कैसे उनसे अपेक्षा रखूं जब मेरे अपनों ने ही मेरा साथ नहीं दिया। मेरे अपने मेरे साथ खड़े रहते तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं तोड़ सकती थी। जिस तरह की बात आप कर रहे हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको आज भी इस बात का दुख है कि आपका परिवार और पार्टी दोनों टूटी। क्या ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि आप लोग फिर से एक जगह चले हैं? देखिए, दुख तो ज़रूर है और पीड़ा बहुत हुई बाबा, क्योंकि पापा के जाने के बाद पापा ने सारी उम्र परिवार को जिस तरीके से संजो के रखा, और उनके जाने के बाद ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मेरे चाचा पे थी कि वो भी उन्हीं की तरह, भाई परिवार के मुखिया ही परिवार को लेकर सब फैसले लेते हैं। पापा जब तक जीवित थे सारे फैसले उन्होंने लिए, और हम में से किसी की मजाल नहीं होती थी कि उनके द्वारा लिए गए पारिवारिक फैसलों पर कोई उंगली उठाए या प्रश्न करे। पत्थर की लकीर मानकर हम लोग, मैं, मेरे तमाम भाई, मेरी बहनें, हम सब उनके बातों को हम लोग मानते थे। उनके जाने के बाद उनकी जगह पे मेरे चाचा ही थे, उन्हीं की जिम्मेदारी थी कि जैसे पापा परिवार को हर विपरीत परिस्थिति में एक साथ लेकर चलते थे, पार्टी को एक साथ लेकर चलते थे, ये जिम्मेदारी उनकी थी। पर जिस तरीके से ना सिर्फ परिवार को टूटता वो देखते रहे, बल्कि कहीं ना कहीं एक भूमिका उन्हीं के द्वारा निभाई गई परिवार को तोड़ने में। तो इस बात की पीड़ा तो ज़रूर है, दुख उस वक्त भी था, दुख आज भी होता है। चिराग पासवान युवा आइकॉन के रूप में जाने जाते हैं और बिहार में कई युवा नेता इधर पिछले 5-6 सालों से नज़र आ रहे हैं, जिसमें शुरुआत आपने ही की। आप सबसे पहले 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़े जमुई से, आपने जीत दर्ज भी की, उसके बाद दोबारा भी आप चुनाव जीते। और उसके सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2020 में चुनाव हारने के बाद और जिस तरह से आपने लड़ी, उसके बाद से आप ज़मीन पर उतरे, और ख़ास करके जब आपकी पार्टी 2 खंडों में बटी, उसके बाद से आप ज़मीन पर उतर करके लोगों के साथ आशीर्वाद यात्रा शुरू किए थे। इसके साथ साथ आपके बाद कई नेताओं का उदय हुआ। तेजस्वी यादव का उदय हुआ, तेज प्रताप यादव का उदय हुआ, मुकेश सहनी का उदय हुआ, और प्रशांत किशोर भी अब नेता के रूप में आ रहे हैं। आप कितना कंपटीशन देखते हैं बिहार में युवा नेताओं में? मैं ईमानदारी से बोलूँगा, मैं कंपटीशन नहीं बल्कि मैं इसको एक शुभ संकेत मानता हूँ। ज़रूरी है राजनीति में युवाओं का आना, और युवाओं को राजनीति में आता देख के युवा बाकी भी अगर राजनीति में आए, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में बाबा एक ये चलन सा बन गया था कि युवा राजनीति से कटते जा रहे थे, और ये बहुत फ्रेजेस बन गए थे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लोकतंत्र के लिए काफ़ी दुखद बात, बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत एक युवा देश है, एक बड़ी आबादी युवाओं की है, और युवा भारत का, बिहार का भविष्य है। जब तक वो नहीं आएंगे तो उनकी सोच के आधार पर नीतियाँ नहीं बनेंगी। आज अगर मैं मुख्यमंत्री जी का विरोध क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं मानता भैया नली गली बनाने से बिहार का विकास हो सकता है, ये उनकी सोच हो सकती है। पर मेरी उम्र का युवा आज की तारीख में, हम लोग को IT जॉब्स चाहिए, IT सेक्टर चाहिए, हम लोग को एजुकेशनल हब चाहिए, हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, हम लोग को बुनियादी ज़रूरतें, मतलब पलायन, कहने का तात्पर्य है कि पलायन बिहार से रुके, पलायन रुकना चाहिए। जो बिहार के युवा दूसरे प्रदेशों में शिक्षा रोजगार के लिए जाते हैं, ये सोच पे काम होना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, उद्यमी यहाँ पर आए, तो ये सोच हम लोग की है। तो ऐसे में जो युवा इस नई सोच के साथ आते हैं, और बिहार में खास तौर पे बाबा पढ़े लिखे युवाओं का आगे आना बहुत ज़रूरी है। जब तक शिक्षा के महत्व को बिहार में नहीं बढ़ाया जाएगा, जो सबसे घटिया स्थिति में चल रहा है, जो सबसे बदहाल परिस्थिति में है बिहार में शिक्षा के महत्व, और इसी कारण से बिहार में आज भी जातीयता के आधार पर राजनीति होती है, सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति होती है, कभी धर्म पे लड़ाया जाता है, कभी जातियों में बांटा जाता है। ये कारण इसके पीछे शिक्षा का अभाव है। जब तक बिहार की जनता पूरी तरीके से शिक्षित नहीं होगी, जब तक वो अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेगी, आज भी जाति के नाम पर वोट
हो जाते हैं। मोकामा गोपालगंज में क्या सब पेपर पे ही बोल रहे थे ये जीत गया वो जीत गया, क्यों? क्योंकि जातीय समीकरण बन गया। ये गलत है। मूल्यांकन नेता की कार्यशैली के आधार पर होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर, और ये शिक्षा से ही आएगा। इसीलिए मैं स्वागत करता हूँ जितने भी युवा राजनीति में आए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।